नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट राउंड अप के एक और ब्रेक फ्री सेगमेंट में। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आज के बाजार का पूरा हाल। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि कल की रणनीति भी आपको बताएंगे। कल अगले हफ्ते के होने वाले जो भी मार्केट ट्रिगर्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे और इसी के साथ ही साथ हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो टोल फ्री नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक अपडेट ले लेते हैं। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है और भारतीय निवेशकों को भरना पड़ रहा है। बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए, बिकवाली से 450 अंक टूटा। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव बढ़ना, अक्टूबर से फेड की तरफ से बॉन्ड बिकवाली शुरू करने का ऐलान और भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट के बाद राहत पैकेज के बूस्टर डोज की सुगबुगाहट, ये वो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बाजार धड़ाम हो गया। निफ्टी ने न सिर्फ 10,000 के अहम स्तर को तोड़ा बल्कि 150 अंकों से ज्यादा की बड़ी गिरावट भी देखी गई। यहाँ तक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% से ज्यादा टूटे। रुपए ने भी 5 अप्रैल के बाद का सबसे निचला स्तर छुआ। जानकारों की माने तो बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव बने रहने की आशंका है। वॉलेटाइल तो रहेगा, मार्केट एक्सपायरी है, प्लस आपका रुपया 65 के ऊपर चले गया तो दैट्स अनदर नेल इन द कॉफिन अलोंग विद वीक मैक्रोज। बॉन्ड यील्ड आपके हो गए हैं 4 मंथ हाई पे, विच इज टेलिंग यू कि अगर स्टिमुलस आया तो रुपया और वीक हो जाएगा और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो आपके ये लीवरेज है ऑन कॉस्ट ऑफ निम्स वो एक और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। खराब ग्लोबल संकेतों के साथ विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी बाजार पर भारी पड़ रही है। सितंबर में अब तक एफआईआई करीब 12,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। हालांकि बाजार को घरेलू निवेशकों से सहारा जरूर मिल रहा है। उन्होंने इस महीने अब तक 8,500 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। लेकिन आज बाजार की गिरावट के सामने कोई सेक्टर नहीं टिक पाया। सबसे ज्यादा गिरावट वाले सेक्टर्स में मेटल और कैपिटल गुड्स शामिल थे। निफ्टी के 47 शेयर लाल निशान पर रहे। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को चुनिंदा सेक्टर और शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। We like a certain segment which is the gold finance space. We have Muthoot Finance as well as Manappuram out there, where we think the growth will not be as dramatic as one would see in the consumer finance side. Consumer finance is probably growing at 25, 30, 40%. Gold finance companies will grow their asset books at maybe 10, 15%. बाजार ग्लोबल संकेतों से कदम ताल करते हुए दिखाई दे सकता है और अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है। ऐसे में निवेशक सतर्क रुख अख्तियार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो ये था बाजार का हाल। आज सेंसेक्स 32,000 के नीचे टूटा और निफ्टी भी 10,000 के नीचे फिसला। लेकिन अब इस जो बाजार का माहौल था उस पर संस्थागत निवेशक का क्या रुख था ये भी आज देख लेते हैं। विदेशी निवेशकों की तरफ से बात करें तो बिकवाली लगातार हावी है और आज भी करीब 1240 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से यानी कि विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। वहीं घरेलू निवेशकों की बात करें यानी कि डीआईआईज की तो वहां पर आज करीब 521 करोड़ की खरीदारी आज घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं अगले हफ्ते होने वाले ट्रिगर्स की जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले 25 सितंबर को एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, कैपेसाइट इंफ्रा की लिस्टिंग होगी और माना जा रहा है कि 125 से 130 के आसपास की लिस्टिंग होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। इसके अलावा 26 सितंबर को प्रताप स्नैक्स का आईपीओ बंद होगा। इस देखना होगा कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिलता है। 27 सितंबर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की लिस्टिंग होगी। शानदार रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को, 2.97 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। अब लिस्टिंग पर भी बाजार की नजर रहेगी। 28 सितंबर सीरीज की भी एक्सपायरी होगी। यहां पर किस लेवल पर एक्सपायरी देखने को मिलती है, हमारे साथ काफी सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि किस लेवल पर आगे एक्सपायरी देखने को मिलती है। 28 सितंबर यूएस में Q2 जीडीपी का फाइनल आंकड़ा आएगा तो इस आंकड़े पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा निफ्टी में कुछ बदलाव होंगे। टाटा पावर, एसीसी, टाटा मोटर्स, डीवीआर, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी जितने भी स्टॉक्स हैं ये निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर होंगे। एचपीसीएल, यूपीएल और बजाज फाइनेंस, ये 3 ऐसे स्टॉक हैं जो कि निफ्टी 50 में शामिल होंगे और ये जो भी बदलाव हैं वो 29 सितंबर को लागू होंगे। तो इस आंकड़े पर ये जो बदलाव होंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि उसके पहले किस तरह का एक्शन इन सभी शेयरों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगस्त के कोर सेक्टर ग्रोथ के आंकड़े भी आएंगे और इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो अगले हफ्ते ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पर कि हमारी नजर रहेगी।
इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग पिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। हम हर रोज आपके लिए कुछ ट्रेडिंग पिक्स लेकर आते हैं टिक एंड ट्रेड की तरफ से, जहां पर कि आप अगले 15 से 20 दिनों के लिए पोजीशन बना सकते हैं और आपको काफी ज्यादा इसका फायदा भी हो सकता है। जो पहला पिक आ रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस में। यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 132 से 135 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 114 का। चलिए, ये तो था बाजार का पूरा अपडेट और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स आपके लिए। लेकिन अब वक्त है एक्सपर्ट को भी शामिल करने का। हमारे साथ विकास सेठी जी जुड़े हैं आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए। विकास, थैंक्स अ टन फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के समय में काफी जरूरी है आपके कमेंट्स लेना, क्योंकि जिस तरह का मार्केट आज देखने को मिला है, इस साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। फिस्कल डेफिसिट टारगेट रिलैक्स होने की खबर से काफी ज्यादा घबराहट आज इन्वेस्टर्स में देखने को मिली है। आगे के लिए आप क्या सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? निफ्टी का स्तर आपको क्या दिखाई दे रहा है? और ये जो गिरावट का माहौल है, ऐसे में क्या कोई स्टॉक्स, कुछ सेक्टर आपको पसंद आ रहे हैं जहां पर अब आप खरीदारी करने की राय देंगे? बिल्कुल पूजा, आज का जो दिन था बेहद ही मतलब बहुत ही खौफनाक जैसा दिन था कि 2017 की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट हमने देखी। इसके कारण मल्टीपल थे। एक तो सुबह सुबह जब बाजार खुलने से पहले जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि वो एक न्यूक्लियर वेपन्स के मिसाइल को पैसिफिक ओशन में डिटोनेट कर सकते हैं, वो एक ट्रिगर करने का एक जरिया हुआ। उसके अलावा जो हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स आए वो बेहद ही खराब थे, तो उसको देखते हुए फिर रुपए में भी जो गिरावट आ गई, तो कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और चौतरफा गिरावट थी। कोई भी सेक्टर अछूता नहीं था आज। बट अगर आपको लंबी अवधि के लिहाज से अगर तैयारी करनी है तो मुझे लगता है ये जो गिरावट बाजार में आई है, या अगर ओवर द वीकेंड कोई एक अनफोर्सीन कोई सिनेरियो आता है या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, वो बाजार में अगर गिरावट और बढ़ती है तो डेफिनेटली एक लंबी अवधि के लिहाज से पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा मौका रहेगा। मुझे लगता है जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी सेंटर्ड सेक्टर्स है, जैसे कि आप हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है और आज बाजार बंद होने के बाद जो सरकार ने भी वापस से हाउसिंग को, जो अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए काफ़ी नए कदम, जो इनकी इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम थी उसको भी एक्सटेंड किया है, ये सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक सेक्टर है जो कि अच्छा लगता है। फिर दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में जो कंपनियां काम कर रही है। फिर मुझे लगता है मेटल्स में भी जो गिरावट आ रही है, अगर ये और गहराती है तो उसके बाद मेटल्स में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग एक हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है जो कि काफी पसंद आ रहा है, और मेटल एक ऐसा स्पेस है जहां पर कि इस गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, वक्त है दर्शकों को भी शामिल करने का। हमारे साथ गुड़गांव से दर्शक जुड़े हैं, धर्म जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार धर्म, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम जी, मैंने सिंटेक्स बाय किए हुए हैं 34 के ऊपर मैम, 1000 शेयर्स हैं। ओके, और बताएंगे आगे होल्ड किया जाए, क्या किया जाए? आई कैन होल्ड इट फॉर वन ईयर। ओके, विकास क्या सजेस्ट करेंगे इनको? सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में 34 के लेवल पर ले लिया था इन्होंने, अपना जो नॉन प्लास्टिक कारोबार है उसको भी डीमर्ज किया है। उसके बाद आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कैसी दिखाई दे रही है ये कंपनी, और ये 1 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं शेयर को? देखिए पूजा, ये जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है ये अब जो डीमर्जर के बाद जो टेक्सटाइल का कारोबार है वो वाली कंपनी है। कंपनी वैसे अच्छी है और टेक्सटाइल एज ए सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, खास करके जब से जीएसटी की दरें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थोड़ी कम तय हुई उसके बाद से हमने एक सेक्टर को फोकस में देखा। कंपनी अच्छी है और इन्होंने बट थोड़े ऊंचे लेवल पे लिया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता, चूंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, 1-1.5 ये वेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। मुझे लगता है इनके भाव और उसके अलावा इनको प्रॉफिट्स भी आने वाले 1 साल के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये राय आती हुई सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में, अगर आपका 1 साल का व्यू है तो बेशक बने रहे शेयर पर। ट्विटर के जरिए भी हमें कुछ सवाल आया है। केसरी मल ओसवाल का सवाल है और इनका सवाल टेक्नोप्लास्ट पर है। 100 शेयर्स इन्होंने टाइम टेक्नोप्लास्ट के 65 के लेवल्स पर लिए हैं। विकास सर, ये स्टॉक आपको कैसा दिख रहा है जो 65 के लेवल्स पर इन्होंने ये शेयर ले लिया है? यहाँ पर इस लेवल पर आपको क्या सलाह देंगे, बने रहे इस शेयर में? देखिए, ये भी अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है जिस तरह का इनके फंडामेंटल्स है और जिस तरह के स्पेस में ये काम करती है, तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिहाज से इस स्टॉक में भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल निवेशक इसमें बने रह सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई टाइम टेक्नोप्लास्ट में। हरियाणा से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, सुरजीत जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार सुरजीत, पूछिए क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल यह है जी, मैंने एडवांस एंजिम में 393 रुपए 60 पैसे में खरीदारी करी है, 125 शेयर। ओके, तो आप अभी बने रहना चाह रहे हैं शेयर में, एडवांस एंजाइम्स में? हाँ, मैं 1 साल के लिए बनाता रहा। क्योंकि नुकसान आपको काफी हो चुका है इस लेवल पर। कब से हैं आप स्टॉक में? ये 4 महीने हो गए। ओके, विकास सर, काफी ज्यादा नुकसान इनको हो चुका है। एडवांस एंजाइम 323 के लेवल्स पर ले लिया था और नुकसान काफी हो चुका है इन्हें। आप इस लेवल पर क्या सजेस्ट करेंगे, आगे बने रहने की राय देंगे? ये कंपनी आपको कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ तक एडवांस एंजाइम्स का भी सवाल है, कंपनी अच्छी है, इनको हालांकि काफ़ी नुकसान पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बेचने का कोई औचित्य नहीं होगा। तो ये अगर लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। ओके, अगर लंबे समय के लिए आप बने रहना चाह रहे हैं तो एडवांस एंजाइम में होल्ड करने की राय होगी। वैसे आज भी स्टॉक में कमजोरी थी, करीब 1% की कमजोरी स्टॉक में बने रहने को देखने को मिली थी, लेकिन आपको यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हैं हमारे साथ, गौरी शंकर जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार गौरी शंकर जी, पूछिए कहाँ पर निवेशित हैं आप? ये मैंने टाइगर लॉजिस्टिक शेयर खरीदा था, 203 मेरा एवरेज है। ओके, अभी 170 चल रहा है। मैं 1-2 साल के लिए रख सकता हूँ, तो क्या अभी सजेस्ट करेंगे उसको रखना या फिर निकाल देना है इसका? ओके, विकास सर, टाइगर लॉजिस्टिक्स में ये निवेशित हैं। जीएसटी के आने के बाद ये जितने भी स्टॉक्स थे लॉजिस्टिक्स स्पेस के, ये काफी ज्यादा फोकस में आ चुके हैं। इनको यहाँ पर हल्का सा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये टाइम दे सकते हैं इस शेयर को। आप क्या सजेस्ट करेंगे टाइगर लॉजिस्टिक्स में? देखिए पूजा, जिस तरह से जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान लॉजिस्टिक्स पूरा स्पेस ही फोकस में था, तो उस समय काफी यूफोरिया था और लोगों ने ऊंचे लेवल पे इन स्टॉक्स को खरीद लिया। हालांकि निवेशक को नुकसान हो रहा, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में ये अपना नुकसान बुक कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरे सेक्टर जिनकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करी थी, जो कि जैसे हाउसिंग फाइनेंस का है या अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज काफी नजर आती है। और जिस तरह से बाजार में गिरावट आई है वो एक अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये लॉस बुक करके इस तरह के सेक्टर में निवेश करें तो इनको मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो टाइगर लॉजिस्टिक्स में से एग्जिट करने की राय होगी। और उसके अलावा आपको कुछ और भी सेक्टर सजेस्ट किए, यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस भी सजेस्ट किए गए हैं, मेटल के कुछ शेयर सजेस्ट किए गए हैं, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। टाइगर लॉजिस्टिक्स काफी नुकसान हो चुका है, आपको इस लेवल पर एग्जिट करने की राय होगी। अगले दर्शक दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ, नरेश जी ने कॉल किया है। नरेश जी नमस्कार। हेलो नरेश जी, आवाज आ रही है आपको? मैं 100 शेयर लिए हैं जुबिलेंट फूड के, 1418 के रेट पे हैं। ओके, और एक जीवन फाइनेंस के भी ले रखे हैं, उसमें भी 380 के रेट पे, उज्जीवन 370 के रेट पे। ओके, 50 शेयर हैं इसमें। ओके, उज्जीवन को जरा राय दीजिए जी। आप बता सकते हैं आप कब तक बने रह सकते हैं इन दोनों ही शेयरों में? जुबिलेंट फूड में तो 4 से 5 दिन का है, और जीवन फाइनेंस में 15 दिन के करीब। दोनों ही शेयरों में नुकसान हो रहा है आपको। विकास जी, क्या सजेस्ट करेंगे? जीवन फाइनेंस, जुबिलेंट और जुबिलेंट फूड में ज्यादा लंबा नजरिया नहीं है इन दोनों ही शेयरों में, और नुकसान भी इनको काफी हो चुका है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ और समय देने की राय देंगे इनको? देखिए पूजा, दोनों ही स्टॉक जो है फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं, बट इनका जो नजरिया है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक है। जैसे जुबिलेंट फूड की हम बातें करते हैं, तो जिस तरह से भारत में एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। फिर आजकल अटकलें भी चल रही कि जो मैकडोनल्ड्स की नॉर्थ इंडिया में जो फ्रेंचाइज कैंसिल हुई है, तो उसके लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। तो इस तरह की अगर कोई न्यूज मटेरियलाइज होती है तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए इनको कुछ समय देना होगा। और जो दूसरा स्टॉक भी इन्होंने लिया, उज्जीवन फाइनेंस, ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, साथ में इनको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस भी मिला है। डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, बट ये जो बाजार में इनका चूंकि नजरिया बहुत ही छोटी अवधि का है, तो ये तो फिर बाजार के जो मूवमेंट है, जैसे जिस तरह का पैनिक आज हुआ, अगर ये एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली और नुकसान भी बढ़ सकता है। बट अगर ये लंबे अवधि के लिहाज से अगर इसमें बने रहेंगे कि 6 महीने साल भर के हिसाब से अगर ये निवेशित रहेंगे, तो मुझे लगता है इनके भाव भी आएंगे और वहां पे इनको
मुनाफा भी होना चाहिए। ओके, तो उज्जीवन फाइनेंस और जुबिलेंट फूड ये दोनों ही शेयर्स जो हैं ये अच्छे हैं, अच्छी कंपनी में निवेशित हैं आप, लेकिन नजरिया आपको यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना होगा। आगे चलकर आपको अच्छा मुनाफा इन दोनों ही शेयरों में देखने को मिल सकता है। छोटी अवधि में शायद आपको थोड़ा नुकसान और झेलना पड़े, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको जरूर मुनाफा मिलेगा। अगले दर्शक हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं, प्रतीक जी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार प्रतीक। हाँ नमस्कार, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ बेंगलोर से। पूछिए सर, सवाल आपका। मेरा आइनॉक्स विंड में मैंने कुछ 120 के एवरेज से 1000 शेयर खरीदे हैं और मेरा 6 महीने से 1 साल के लिए रखना चाहता हूँ, तो कैसा उसका प्रोग्रेस रहेगा? ये 120 आपकी एवरेज प्राइस है? हाँ जी, और 1000 शेयर है। ओके, बिल्कुल राय दिलवा देते हैं आपको। विकास जी क्या सजेस्ट करेंगे? आइनॉक्स विंड में 1000 शेयर्स, इनकी जो एवरेज प्राइस इस वक्त है ये 120 की है और लगभग उसी लेवल के आसपास ही ये शेयर इस वक्त कारोबार कर रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए? ये कंपनी आपको कैसी दिखाई दे रही है? देखिए पूजा, जहां तक आइनॉक्स विंड का सवाल है, जो हाल ही में नतीजे आए बेहद ही खराब थे, स्टॉक की काफी पिटाई हुई है। इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है, फॉर्चुनेट है कि उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में इस स्टॉक से ये बिल्कुल निकल जाना चाहिए इनको और इसी पूंजी को किसी दूसरे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना चाहिए और लंबे अवधि के लिए बने रहना चाहिए। बिल्कुल किसी क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करने की राय होगी और जैसा कि अभी शो के दौरान आपको काफी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स बताए भी गए, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। आइनॉक्स विंड नतीजे खराब आए थे कंपनी के और ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है, इस लेवल से एग्जिट करने की राय होगी। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ सुरेश जी जुड़े हैं। नमस्कार सुरेश। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास श्री इंफ्रा है 6300 एट 113 और एक एलटी फूड है 4300 शेयर एट 6750 रुपीज। एलटी फूड्स का एक बार फिर से लेवल्स बताएंगे आप? 6750 पे आपने एलटी फूड्स लिए? हाँ जी। ओके, तो आप बने रहना चाह रहे हैं और समय दे पाएंगे इन दोनों ही शेयरों में? हाँ जी मैम, 3 to 6 मंथ्स का नजरिया है। ओके, विकास, एलटी फूड्स और श्रेय इंफ्रा ये दो कंपनीज आपको कैसी दिखाई दे रही हैं? श्रेय इंफ्रा इस वक्त तो कुछ कंसर्न्स भी हैं कंपनी के सामने, इंफ्रा फाइनेंस स्पेस में कुछ कंसर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस लेवल पर इनका 6 महीने से 1 साल का व्यू है, तो आपको कैसे दिखाई दे रही है दोनों ही कंपनी, एलटी फूड्स और श्रेय इंफ्रा? देखिए, जहां तक दोनों कंपनी का सवाल है, कंपनियां दोनों अच्छी है। श्रेय इंफ्रा का जहां तक सवाल है, कंपनी का रिसेंटली जो आईपीओ आया था सिस्टर कंसर्न का भारत रोड नेटवर्क्स, तो इसको बहुत अच्छा लिस्टिंग नहीं हुई, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। एक तो वैल्यूएशंस काफी महंगे थे और जो भारत रोड नेटवर्क्स की जो वर्किंग थी उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो उस वजह से आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से पेरेंट कंपनी के भी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है। बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बिल्कुल बना रह जा सकता है, बिकॉज फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आगे भी मुझे लगता है इसका जो इक्विपमेंट फाइनेंस का जो बिजनेस है वो भी शायद डीमर्ज होगा और वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो मेरी राय में अगर इनका साल भर का नजरिया है तो यहाँ से अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड। और जो दूसरा स्टॉक एलटी फूड्स का है, वो एक अच्छी कंपनी है, दावत करके इनका राइस का ब्रांड है, काफी पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके अलावा कंपनी के काफी अच्छे एक्सपोर्ट्स और एक कंज्यूमर फूड इंडस्ट्री में काफी एग्रेसिवली कदम रख रही है। तो मेरी राय में इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया उसके आसपास ही ट्रेड करता है और चूंकि लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पे भी यहाँ से अपसाइड्स देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में इसको निवेशक को होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को भी। ओके, तो एलटी फूड्स और श्रेय इंफ्रा इन दोनों ही शेयरों में होल्ड करने की राय होगी। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ रविकांत जी जुड़े हैं। रविकांत जी पूछिए सवाल अपना। मैंने बॉम्बे डाइंग के शेयर दिए हैं 1202 रुपए में। ओके, ये हाल ही में लिया है क्या? क्योंकि आप ही खरीद के आसपास? यस मैम। अच्छा, कब लिया है आपने ये शेयर? ये अभी कल लिया है। कल ही लिया है आपने? ओके, तो आप बने रहना चाह रहे हैं? हाँ, अभी तो 6 महीने से 1 साल तक बने। ओके, विकास, बॉम्बे डाइंग ये शेयर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? पिछले काफी समय से बॉम्बे जितनी भी वाडिया ग्रुप की जितनी भी कंपनीज भी थी वो फोकस में भी है, एक अच्छा रनअप भी देखने को मिला, बॉम्बे डाइंग में भी अच्छी तेजी थी, आज कमजोरी देखने को मिल रही है और कल ही इन्होंने ये शेयर लिया है। आगे के लिए आपको ट्रेजेक्टरी कैसे दिखाई दे रही है इस कंपनी की?
देखिए पूजा, बहुत ही ऊंचे लेवल पे इन्होंने इस स्टॉक को खरीद लिया है। ये स्टॉक पिछले 1 महीने में 2 गुना से ज्यादा हो चुका है और उसके बाद इन्होंने एंट्री करी है, तो डेफिनेटली रिस्क तो काफी ज्यादा है। अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल भी नहीं है, तो मेरी राय में इनके अगर भाव के आसपास ही ये स्टॉक है तो बिल्कुल इनको निकल जाना चाहिए, या फिर एक ये 10% नीचे का स्टॉप लॉस रख के फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसमें बने रह सकते हैं। बट काफी रिस्की हो गया, इतनी बड़ी बढ़त के बाद कोई भी अच्छा करेक्शन बाजार में अगर होता है तो काफी इसमें भारी गिरावट आ सकती है स्टॉक में। ओके, तो बॉम्बे डाइंग आपकी खरीद के आसपास ही है, एग्जिट कर लीजिए क्योंकि काफी आपने ऊपरी लेवल पर ले लिया है और उसके बजाय आप किसी और शेयर में निवेश कर सकते हैं। बॉम्बे डाइंग से फिलहाल एग्जिट करने की राय होगी। अगले दर्शक का हम मैसेज ले लेते हैं, गाजियाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ। अतुल नमस्कार। मैम नमस्कार, पूछिए आपका निवेश कहाँ पर है? मैंने मैम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिया है और मेरा 8 महीने पहले लिया था लॉन्ग टर्म्स के लिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर लिया आपने, ठीक है? जी जी जी। मेरा एवरेज रेट है 71 का। मैं चाह रहा हूँ उसे होल्ड करूँ या फिर अभी उस पर एग्जिट करूँ। 71 का आपका एवरेज रेट है? जी जी, 300 शेयर है मेरे पास। 300 शेयर्स हैं, ओके। मुनाफा तो हो रहा है, तो आप अभी और समय देना चाह रहे हैं इस स्टॉक को? जी, अब बहुत टाइम से बढ़ नहीं रहा है। मेरा एक्सपेक्टेड जो था मेरा 30% के करीब था। ओके, तो अभी मैं इसमें जानना चाह रहा था कि अभी इसे होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर दूं। ओके, विकास जी क्या सजेस्ट करेंगे? जो ये रिटर्न चाह रहे हैं वो मिला नहीं है, काफी लंबा समय ये स्टॉक को दे भी चुके हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बने रहने की राय देंगे? देखिए पूजा, अच्छा स्टॉक है, इन्होंने एक अच्छे लेवल पे खरीदा है। ये कंपनी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का काम करती है, अच्छा सेगमेंट में ऑपरेट करती है और एक अच्छी पेडिग्री है। तो मुझे लगता है ये मुनाफे में बैठे हैं, बट अगर समय देंगे और इसी में अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ से अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में इनको होल्ड करना चाहिए। ओके, सर आपने पावर और इंफ्रा स्पेस की बात की। अभी सरकार ने जो स्टिमुलस अनाउंस किया है, जो खबर आ रही है उससे माना जा रहा है कि इंफ्रा स्पेस जो है, पावर स्पेस जो है, आगे चलकर उनको काफी फायदा होगा क्योंकि वहां पर ही राहत पैकेज देने की बात की जा रही है। तो आगे चल के आपको ये स्पेस जो इंफ्रा स्पेस है ओवरऑल, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से तो बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ही ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पोटेंशियल है। बट यहाँ पे काफ़ी कंपनियां हैं जो काफ़ी लेवरेज्ड है, तो उन सब कंपनियों को थोड़ा उस पर एक कॉशियस रहने की राय रहेगी। बट यहाँ पे जैसे चुनिंदा कंपनियां हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एक स्टॉक का मैं नाम लेना चाहूँगा, खास करके NBCC, एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में है, अफोर्डेबल हाउसिंग का काम करती है, बेहतरीन कंपनी है। और सरकार जिस हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रही है, और जिस तरह की इस कंपनी की बैलेंस शीट है, जिस तरह का इनकी ऑर्डर बुक है, और हमने देखा है 2-3 दिन पहले भी काफ़ी बड़े बड़े 2 ऑर्डर्स इनको मिले हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की कंपनी में इस गिरावट में बिल्कुल लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करना चाहिए और बिल्कुल इसमें बने रहेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड्स रहेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो NBCC वुड बी माय प्रेफर्ड बेट फ्रॉम द इंफ्रा एंड हाउसिंग स्पेस। ओके, तो चलिए एक प्रेफर्ड बेट विकास जी की तरफ से। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितनी भी क्वेरीज थी उन्हें एड्रेस करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट राउंड अप में हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे।